हाँ भाई देखो, क्वेश्चन पर ट्राई कर लिया होगा। कंसिडर द चार्ज Q माइनस Q और Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो भाई, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तो होना नहीं चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ठीक है भाई, और Q एंड माइनस Q रखा गया है H एट ईच साइड। तो एक पे Q, दूसरे पे Q और इस पे है माइनस Q मान लो, ठीक है भाई। द फोर्स ऑन ईच चार्ज इज, ईच चार्ज पे फोर्स बताने हैं। साइड लेंथ है L, तो दो पे है चार्ज Q और एक पे है माइनस Q। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फोर्स ऑन ईच चार्ज इज, अच्छा ईच चार्ज पे बताना है फोर्स। तो चार्ज बताया नहीं कि किस चार्ज पे फोर्स बताना है। तो अच्छा ठीक है भाई, इसका मतलब कि सब पे एक ही फोर्स लगता होगा, तभी तो ऐसा दे रहा है। अगर इस पे अगर हम लोग देखें, इस वाले पे मान लो, तो इस वाले पे ये तो रिपेल करेगा और ये वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। 120 का एंगल बनेगा और दोनों F0 फोर्स लगाएंगे, जहाँ की F0 होगा Q अपॉन 4πε0 L²। अच्छा इस पे देखेंगे तो ये वाला तो इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे, ये तो 60 डिग्री होगा। तो ये दोनों का रिजल्टेंट सेम नहीं होगा। इस पे बात करें हम लोग तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये वाला इसको रिपेल करेगा। ये क्योंकि पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये भी F0 फोर्स, ये भी F0 फोर्स, इस तरह से रहेगा भाई। तो इसमें देना चाहिए था कि किसके लिए बात हो रही है, ये देना चाहिए था, लेकिन ये दिया नहीं है। तो अब किसको निकालें भाई? दो तो है 120 डिग्री पे और एक है 360 डिग्री पे, एक है 60 डिग्री पे। तो फोर्स ऑन ईच चार्ज, कंसीडर चार्ज Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच साइड। फोर्स ऑन ईच चार्ज, तो ईच चार्ज पे तो दो जिसमें सेम लग रहे हैं उसी में से बता सकते हैं, क्योंकि इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। देखो भाई, सबका फोर्स हम लोग दिखा देते हैं। इस पे फोर्स क्या होगा, तो F0 और F0 जब 120 डिग्री पे होता है तो F0 ही रिजल्टेंट होता है, तो ये तो भैया F0 ही हो जाएगा। और जब ये F0 और ये F0 जब होता है तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा भाई, तो F0 cos 30 डिग्री और इसका F0 cos 30 डिग्री मीन्स ट्वाइस F0 cos 30 डिग्री होगा रिजल्टेंट, क्योंकि इधर वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन F0 cos 30 क्योंकि पूरा 60 डिग्री है तो ये वाला तो 30 डिग्री ही हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा F0 cos 30 डिग्री और F0 cos 30 डिग्री मीन्स 2 टाइम्स F0 cos 30 डिग्री हो जाएगा फोर्स ऑन माइनस Q चार्ज ट्वाइस, और F0 का वैल्यू है Q² अपॉन 4πε0 L², ये है। और cos 30 डिग्री तो होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, मीन्स √3 टाइम्स Q² अपॉन 4πε0 L²। यहाँ होगा फोर्स ऑन माइनस Q पे तो भाई ये होगा। और Q वाले पे, इस पे अगर हम लोग बात करें तो इस पे तो F0 ही होगा, F0 का वैल्यू, क्योंकि देखो भाई इसमें क्या होगा, F0 cos 30 डिग्री 120 डिग्री है, मतलब ये cos 60 डिग्री, F0 cos 60 डिग्री प्लस F0 cos 60 डिग्री मीन्स ट्वाइस ऑफ F0 cos 60 डिग्री और ट्वाइस ऑफ F0 cos 60 डिग्री हाफ होता है, तो ये क्या मिलेगा, F0 मिलेगा। तो बिल्कुल भाई इस पे तो नेट फोर्स कॉमन सेंस से जब भी इक्वल वैल्यू का फोर्स होता है 120 पे तो वही वैल्यू रह जाता है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ये रहा, मतलब Q² अपॉन 4πε0 और L² यही रह गया फोर्स। तो भैया अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स तो वो हो गया Q² अपॉन 4πε0 L² पॉजिटिव पे लगने वाला, और ये तो हो नहीं सकता, क्यों है यहाँ पे, Q का Q है, 0 हो नहीं सकता। Q² अपॉन 4πε0 L से तो काम बनेगा नहीं, तो ये भी हो नहीं सकता, L² होना चाहिए। तो ये है मतलब फोर्स ऑन ईच पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखना चाहिए था फोर्स ऑन ईच पॉजिटिव चार्ज, तो ज़्यादा बेटर होता। ये हो गया फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से हम लोग निकालेंगे, क्योंकि निगेटिव चार्ज पे जब फोर्स निकालोगे तो ये √3 टाइम्स आ जाएगा ये, ठीक है। इसलिए शायद ये डाउट बना हो, कोई बात नहीं है, समझ गए बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप समझ गए कि पॉजिटिव पे अलग था और निगेटिव पे अलग है। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो?
तो डी ऑप्शन दिया है तो गलत दिया है, जीरो तो होगा नहीं। जीरो तब होता जब सेंटर पे पूछा जाता और तीनों पे इक्वल चार्ज होते, क्यू क्यू क्यू, और सेंटर पे पूछा जाता तो होता जीरो। तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें तुम्हारी तो गलती नहीं है भाई। कुछ गड़बड़ हो रहा है। तुम्हारी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। एक मिनट, इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है भाई। इसका आंसर देखता हूं। फ्रॉम द डायग्राम फोर्स ऑन क्यू एट ए, ठीक है भाई, यहाँ 120 डिग्री वाला है, ये भी 120 डिग्री वाला है, क्यू क्यू पे 120 डिग्री और इस पे 60 डिग्री। तो फोर्स निकाला गया निकाला गया निकाला गया, निकालते निकालते क्या आया भाई, √3 टाइम्स एफ। √3 टाइम्स एफ आएगा, निगेटिव चार्ज पे लगेगा। फोर्स ऑन Q3 डेट इज माइनस क्यू वाले पे, माइनस क्यू पे निगेटिव चार्ज पे √3 टाइम्स एफ नॉट हम लोग को भी आया था, ठीक है। लेकिन हम लोग एक पॉजिटिव पे अगर बात करें, इस वाले पे बात करें, इस पे पॉजिटिव वाले चार्ज पे बात करें तो ये आया, ये वाला है Q²/4, तीनों पे फोर्स तो निकाला है, ये इस वाले पे निकाला, ठीक है। यही है फोर्स हमारा Q1 पे बोलें या Q2 पे बोलें, दोनों एक ही आया। लेकिन Q3 पे फोर्स अगर बात करें तो हमारा √3 टाइम्स एफ आया। अच्छा भाई ठीक है, तीनों का सम जीरो दिखा रहा है। तीनों का सम भैया, तो तीनों का सम करोगे तो जीरो। तीनों पे फोर्स जो लगा F1 F2 F3, तीनों का सम जीरो दिखा रहा है, तीनों का सम जीरो। इसका मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है वो आंसर नहीं कह रहा। आंसर में देख तो लिया, आपने भी देखा होगा भाई कि इसमें तीनों पे फोर्स निकाले गए। Q1 Q2 पे वही फोर्स हुआ और Q3 पे हुआ √3 टाइम्स। अब तीनों का सम ये जीरो दिखा रहा है, तो हम लोग भी चाहें तो तीनों का सम निकाल सकते थे, तीनों का सम हम लोग भी निकाल सकते थे। चलो भाई मैं निकाल देता हूँ तीनों का सम। गया कहाँ भाई, ठीक है। तीनों का सम देखो, याद होगा माइनस क्यू जहां लेंगे वहां पे क्या हुआ, ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो ये वाला रिपेल किया, ये भी रिपेल किया, तो आया था √3 टाइम्स, √3 टाइम्स एफ नॉट, क्योंकि एफ नॉट कॉस 30 डिग्री और एफ नॉट कॉस 30 डिग्री मिलकर √3 टाइम्स एफ नॉट आया। इसका क्या आया था भाई, तो ये रिपेल कर रहा था एफ नॉट से और ये वाला अट्रैक्ट कर रहा था एफ नॉट से, इसलिए इसका नेट भी आ गया था एफ नॉट ऐसे, ठीक है। तो ये वाला फोर्स और इसका क्या आया था, तो ये वाला ऐसे अट्रैक्ट कर रहा था और ये वाला ऐसे रिपेल कर रहा था, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया ऐसे। ये एक ऐसे आ गया नंबर 1, ये नंबर 2, ये दोनों एफ नॉट वैल्यू के हैं, एफ नॉट ये, और इन दोनों का जब सम करेंगे तो देखो ये वाला इस पे अट्रैक्ट कर रहा था, रिपेल नहीं, ये अट्रैक्ट कर रहा था, ये भी अट्रैक्ट कर रहा था और ये 60 डिग्री पे था, तो इसलिए ये √3 टाइम्स तो ज़रूर आएगा, बट ये इस डायरेक्शन में। अब ध्यान दो भाई, जो बात यहाँ पे है कि ये एफ नॉट फोर्स लगाया अट्रैक्टिव, क्योंकि माइनस चार्ज था, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाया और ये आया था √3 टाइम्स एफ नॉट। लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट अगर देखें, ये एफ नॉट इधर और इसका एफ नॉट इधर, तो अभी देखो कि ये अगर सिमेट्री लाइन तुम समझते हो तो इस सिमेट्री लाइन से ये जिस तरह से वैसे ही इधर है, तो इसका अगर हम लोग देखें, ये वाला 60 डिग्री पे है, ये वाला भी 60 डिग्री है, 120 में हाफ पे 60 डिग्री है। इसलिए अगर मैं ये बोलूं कि इस वाले लाइन से ये 30 डिग्री पे है, इस वाले लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये तो 60 है बट ये वाला 30 डिग्री है, बोलो है कि नहीं। अरे ये पूरा तो 60 डिग्री है, लेकिन ये वाले से 30 डिग्री, क्योंकि ये भी तो 60 है, 60 है, ये 30 है, तभी तो 90 होगा, इस पे परपेंडिकुलर मैं डाल रहा हूँ। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाला 30 डिग्री इधर वाला होगा और ये वाला 30 डिग्री इधर होगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो ज़रा समझो। ये जो √3 एफ नॉट आया है, तीनों वेक्टर का अगर मैं सम करूँ, तीनों नेट फोर्स का अगर मैं सम करना चाहूँ तो क्या होगा, तो इनका सम करेंगे तो एफ नॉट और ये 30 डिग्री एफ नॉट कॉस 30 इस डायरेक्शन में, इसका भी एफ नॉट
cos 30 इस डायरेक्शन में, f0 cos 30, f0 cos 2, f0 cos 30 ऐसे, और इसका क्या आया था भाई, तो ये आया था f0 cos 30 इधर, और ये भी इसका f0 cos 30 इधर। तो इसलिए ये जितना है √3 f0, इन दोनों को सम करें तो ये भी तो उतना ही है भाई, ये भी है √3 टाइम्स f0 cos 30 डिग्री, √3/2, 2 कैंसिल, √3 f0। इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे, जो नेट फोर्स था प्लस क्यू पे, जो नेट फोर्स था प्लस क्यू का, उन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले एडअप हो जाएंगे, और ये वाला इस दोनों का जो सम है √3 f0 और इसका भी है √3 f0, इसलिए तीनों का वेक्टर सम करेंगे, f1 प्लस f2 प्लस f3 तीनों का करेंगे तो वो मिलेगा हमें 0। तो क्वेश्चन ये थोड़ी ही पूछ रहा था, क्वेश्चन अगर ये पूछता कि व्हाट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेस जो तीनों चार्ज पे लग रहे हैं, तब बोलते 0, ऐसे तो ये 0 नहीं बोलेंगे। चलो भाई फिर से देखो, ये इसमें क्या किया वो समझ गए। पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड Q2 दोनों पे फोर्स निकाला गया, तो दोनों पे फोर्स यही है, और इन दोनों का जब वेक्टर सम किया गया तो वो निकाला गया, थर्ड वाले का निकाला गया ये है। अब उसके बाद तीनों का जब सम कर रहे हैं तो वो है 0। तो क्वेश्चन में ये काम किया है, वो हम लोग भी देख लिए कि 0 आएगा, तीनों का वेक्टर सम करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, फोर्स जब तीनों को इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखा है, देन द फोर्स ऑन ईच चार्ज इज। तो ये जो स्टेटमेंट में बोला, ये इसका मतलब कि तीनों पे सेम फोर्स लगना चाहिए और वही सेम फोर्स ऑन ईच चार्ज होगा। तो ये क्वेश्चन में कमी है, फोर्स ऑन ईच चार्ज निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन चार्ज पॉजिटिव कि निगेटिव, या वेक्टर सम ऑफ ऑल द नेट फोर्स ऑन द थ्री चार्जेज वो निकालना होता तब 0 आता। ठीक है भाई, तो इसलिए ये क्वेश्चन की क्लैरिटी में कमी है और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो इसको देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। बोलो भाई क्लियर हुआ ना फर्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश क्लियर हो गया, क्वेश्चन में कमी थी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़े थे भाई, कौन इसमें ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। तो ठीक है भाई, ट्रू तो है, ये स्टार्ट होता है, लेकिन कई बार इन्फिनिटी से भी होता है। फिलहाल के लिए तो ट्रू रखा जाए, और भी देखेंगे कंडीशन। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है। चलो इस पे 1 टिक मारते हैं, इस पे 2 टिक मारेंगे। चलो और देखते हैं कि इससे भी सुटेबल कुछ मिल जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। कोई क्लोज लूप ये नहीं बनाता है, तो ये भी तो ट्रू है भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप। कौन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, अब इसमें कोई ब्रेक करे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कौन, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। कंजर्वेटिव जो फील्ड होता है, 2 तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमने देखा था, याद होगा। एक नॉन कंजर्वेटिव होता है जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर में, तो वो तो क्लोज लूप बना लेगा। लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर, तो वो तो भाई कोई क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, तो ये भी ट्रू है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी टेकन एज कॉन्टिन्यूअस कर्व। कॉन्टिन्यूअस कर्व नहीं ले सकते। कॉन्टिन्यूअस कर्व ले तो सकते हैं, लेकिन बीच में कोई चार्ज नहीं आना चाहिए। एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक, एक मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ से यहाँ जो फील्ड लाइन होंगे वो कॉन्टिन्यूअस होंगे। अगर बीच में कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा तो फिर यहाँ इसको बीच में से हटने पड़ेंगे। मीन्स कंडक्टर के अंदर तो होता नहीं है, तो जब तक कोई कंडक्टर ना आए, कंडक्टर टू कंडक्टर कॉन्टिन्यूअस होंगे। कंडक्टर टू कंडक्टर कॉन्टिन्यूअस होंगे, ये नहीं कि इस कंडक्टर से इस कंडक्टर बीच में नहीं कोई हो तो कंटिन्यूअस रहते, आ गया बीच में अगर कोई तो डिस्कंटिन्यूटी हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और क्लियरिटी रखने चाहिए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी टेकन एज कॉन्टिन्यूअस करो, तो ये इन जनरल बात हो रहा है। इन जनरल की हम लोग नहीं ले सकते कॉन्टिन्यूअस करो ले तो सकते हैं कॉन्टिन्यूअस करो, लेकिन बिटवीन द टू कंडक्टर हम लोग कंटिन्यूअस ले सकते हैं। कैन नॉट बी टेकन ऐसा बोलना ठीक नहीं है। तो यही सबसे ज़्यादा इनकरेक्ट लग रहा है, हमें तो इनकरेक्ट ही ढूंढने हैं।
तो ये इन जनरल कैनॉट बी टेकन एज कंटिन्यूअस कर्व, तो इन जनरल इसको हम लोग नहीं बोल सकते। कैन बी टेकन कंटिन्यूअस कर्व फ्रॉम सरफेस ऑफ वन कंडक्टर टू द सरफेस ऑफ नेक्स्ट कंडक्टर, ये हम लोग ले सकते हैं। तो ये अभी के जो भी इसमें क्लियरिटी आ रही है उस हिसाब से ये ज़्यादा फॉल्स वाला स्टेटमेंट बनता है, डी बनता है, क्योंकि ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू पूरा पक्का ही है, और ये भी ट्रू है, लेकिन इससे और फॉल्स टाइप का मिले तो उसको हम लोग लेंगे, हम लोग तो फॉल्स ढूंढना है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड साइड नेगेटिव चार्ज, ये तो ट्रू है इन जनरल, बट ये कभी कभी क्या होता है कि ये निगेटिव आइसोलेटेड चार्ज हो तो उस कंडीशन में ये ऐसे आता है, इन्फिनिटी से भी आता है, इसलिए 90% ट्रू है ये, 10% केस में फेल भी हो सकता है। लेकिन ये वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैनॉट बी टेकन एज कॉन्टिन्यूअस कर्व, नहीं ले सकते कॉन्टिन्यूअस कर्व, ऐसा नहीं है। फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर कॉन्टिन्यूअस कर्व ही होता है ये, तो ये ज़्यादा इनकरेक्ट वाली बात समझा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका भी आंसर भाई 4 नंबर का, तो डी ऑप्शन ही दिया है। इन चार्ज फ्री रीजन, मतलब कोई चार्ज ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। चार्ज फ्री मतलब एक है चार्ज यहाँ, एक कंडक्टर दूसरा यहाँ दूर, तो बीच में कोई चार्ज ना रहे तो कंटिन्यूअस कर्व ले सकते हैं। बीच में कोई चार्ज आ जाएगा, चार्ज कंडक्टर आ जाएगा, कंडक्टर आ जाए, चार्ज हो चाहे ना हो, कंडक्टर अगर आ गया तो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा बीच में, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर हम लोगों का फील्ड नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए ये हो गया 4 नंबर का डी पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तो देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डाइपोल मोमेंट इज नॉट ट्रू। डाइपोल मोमेंट के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है, अगेन हमें नॉट ट्रू निकालना है। द डायमेंशन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज LTA, तो भैया डायमेंशन तो निकालने पड़ेंगे डाइपोल मोमेंट का। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है भाई, तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई एरिया होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाई एरिया होता है। चार्ज क्या होता है, ये एरिया है, एरिया लिख रहे हैं, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, डाइपोल मोमेंट लिख रहे हैं ना, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, तो चार्ज तो होता है भाई I इंटू टी, तो I इंटू टी का डायमेंशन फार्मूला लिखने पड़ेंगे हमें। अगर डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन फार्मूला चाहिए, ऐसा लिखता हूँ, तो चार्ज का I इंटू टी ऐसा लिखना पड़ेगा, और लेंथ तो भाई लेंथ है, वो तो करना ही है। तो I जो करंट है तो करंट को हम लोग लिख सकते हैं भाई एम्पियर, एम्पियर टाइम ऐसा ही लिखते हैं भाई, A इंटू टी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज, और ये लेंथ है तो L है, इसलिए LTA डायमेंशनल फार्मूला हो गया, या ALT जो भी बोलें, तो ALT या LTA सब डायमेंशनल फार्मूला, तो ये तो भैया ट्रू है। और द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज सेंटीमीटर, तो यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट थोड़ी सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर तो इसको बोल सकते हैं, लेंथ को बोल सकते हैं, लेकिन ये चार्ज है तो कूलम सेंटीमीटर यूनिट हो सकता है, सेंटीमीटर तो नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल फॉल्स ही है। तो यहाँ पर फॉल्स ही तो निकालना है, कौन ट्रू नहीं है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। एंड डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक है भाई। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड चार्ज Q मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन चार्ज A, तो ये भी ठीक है भाई। तो यही वाला हमारा बी क्या है, इनकरेक्ट है। बी क्या है भाई, तो ये इनकरेक्ट है, तो इसका तो भाई बी ही होगा इनकरेक्ट। अच्छा, तो ये तो गड़बड़ दिया, इसलिए तुम्हारा डाउट बन गया, इसलिए कुछ लोगों का ये डाउट बन गया। चलो ठीक है भाई, देखें, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज मैग्नीट्यूड 2QA एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो बिल्कुल ठीक है। और 2QA, क्यों भाई 2QA, Q इंटू A, अगर A सेपरेशन है तो 2A रहेगा, तो 2A सेपरेशन। क्वेश्चन को फिर से देखा जाए, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एज मैग्नीट्यूड चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द चार्ज A, तो सेपरेशन बिटवीन द चार्ज A है, तो भैया तो Q इंटू A ही होगा, Q इंटू 2A क्यों होगा, Q इंटू A ही होगा। इसलिए यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट सेंटीमीटर, अच्छा ये सेंटीमीटर नहीं कूलम्ब मीटर है, अच्छा ये कूलम्ब मीटर है भाई, लेकिन ये तुम्हारा कन्फ्यूज़न नहीं है,
ये कूलम मीटर ऐसे लिखना चाहिए था, कूलम बड़ा मीटर छोटा, ऐसे लिख दिया है तो सेंटीमीटर ही समझा जाएगा। फिर ये सेंटीमीटर में होता है स्मॉल सी स्मॉल एम। कूलम एक लिखना हो, जैसे न्यूटन मीटर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर लिखना होगा तो बड़ा एन मीटर, तो उसी तरह से बड़ा कूलम और मीटर। तो ये है तुम्हारा डाइपोल मोमेंट का। तो सेंटीमीटर अगर लिखा है तो मैं इसीलिए इसको रॉन्ग कर देंगे। ऐसे कूलम मीटर ऐसे लिखता तो ये राइट हो जाता। इसलिए अभी जो दिया हुआ है उस हिसाब से यही वाला रॉन्ग है, सेंटीमीटर ये है। और यहाँ पे चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन द चार्ज ए, तो वो होता ही है भाई द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसका मैग्नीट्यूड हमारा चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन है। भैया तुम्हारा परेशानी नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक समझते हो, ये तो क्वेश्चन के क्लियरिटी में प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो चार्ज तो बिल्कुल ठीक है और सेपरेशन भी ए है, तो Q इंटू ए बोलना तो ठीक ही बात है। इसमें क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। जो था सेंटीमीटर की तरह लिखा हुआ था, इसलिए डी ऑप्शन का बात बोलना ये ठीक नहीं है। 2QA कैसे भाई, जब सेपरेशन दे रखे हो, सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज लिखा हुआ है, वो ए लिखा हुआ था, इसलिए QA होगा। तो ये गड़बड़ आपके साइड का नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। बोलो भाई, क्लियर है? नहीं यहाँ तक बोल नहीं रहा? हाँ बोला कर भाई। अब चलो देखो ये क्वेश्चन को देखें हम लोग। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में तुम्हारे सिलेबस में नहीं रहना चाहिए, ये नहीं है, ये एंट्रेंस वाले में एक शॉर्ट पॉइंट बनता है, ऐसे ही शॉर्ट पॉइंट है, इसका डेरिवेशन तो करना नहीं होता है, बस ये एक छोटा सा पॉइंट समझ सकते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि आपने क्या लिखा हुआ देखो क्वेश्चन पहले, ए थिन डिस्क ऑफ रेडियस 2a, रेडियस इसका है 2a, ठीक है भाई, हैज कंसेंट्रिक होल ऑफ रेडियस a, इसमें जो एक होल बनाया हुआ है वो रेडियस a का, ठीक है। इट कैरीज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द हाइट h, h हाइट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और h क्या है हमारा, वेरी वेरी लेस देन a है, वेरी वेरी लेस देन a, बिल्कुल कम डिस्टेंस पे देख रहे हैं फ्रॉम इट सेंटर, ठीक है। गिवन बाई सी एच, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट टाइम्स h दिया हुआ है, देन c इज इक्वल टू, देन c का वैल्यू क्या होगा यही निकालना है तुम्हें। कांस्टेंट टाइम्स h है, कांस्टेंट टाइम्स h है, तो ये c का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। तो एक्चुअली में हम लोग चार्ज रिंग का तो एक्सिस पे हम लोग पढ़ना है CBSE में, ठीक है। चार्ज रिंग का यहाँ पे x डिस्टेंस पे रिंग अगर चार्ज हो तो उसके एक्सिस पे हम लोगों को जानने हैं फील्ड। लेकिन ये एक डिस्क है, डिस्क एनुलर डिस्क है, डिस्क में बीच में से एक छोटा डिस्क निकाल दिया जाए तो इसको बोलते हैं एनुलर डिस्क। तो एनुलर डिस्क के एक्सिस पे क्या होगा ये हम लोग के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, फिर भी अगर एंट्रेंस में कहीं कहीं पूछ दिए जाते हैं तो इसका एक रिजल्ट याद रखने हैं। एनुलर डिस्क का जब भी निकालना होता है तो करना क्या होता है, एक रिंग का एलिमेंट लेते हैं, एक रिंग का एलिमेंट का यहाँ पे फील्ड निकालोगे वो आएगा D, फिर इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, सारे को काउंट करने पड़ेंगे, तब जा कर के आएगा नेट फील्ड। और नेट फील्ड का एक फॉर्मूला बनता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाइड बाई समथिंग जो रहता है h के टर्म में, मीन्स h का मतलब है ये डिस्टेंस इसके टर्म में। तो फॉर्मूला याद रखना है आपको, बस डेरिवेशन नहीं जानने, फॉर्मूला याद रखने हैं और फॉर्मूला में बस पुट कर देने हैं कि जो x है, x डिस्टेंस वो h है। कैसे निकालेंगे भाई, तो निकालने के लिए तो रिंग का एलिमेंट लेकर के और किया जाता है और उसका रेडीमेड रिजल्ट याद रखते हैं। रिजल्ट का जो फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और फिर ब्रैकेट में और माइनस समथिंग होता है h के फॉर्म में, क्या होता है वो आप देख लो इसके आंसर में। और आपको करना कुछ नहीं है, बस यही होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस x डिवाइडेड बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट डिस्क। अच्छा ये डिस्क का है और इसमें अगर हम लोग सिर्फ इसका चाहिए, ध्यान देना, कंप्लीट डिस्क का ये है मतलब x का जो रेडियस जो लेंगे x वो 0 टू r रखेंगे तो ये आएगा। हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था भाई सिर्फ एनुलर डिस्क का। तो पहले एक लार्जर डिस्क का निकालते हैं, ध्यान देना अभी ये मतलब क्या है ये समझो जरा।
कैसे निकाल रहे हैं, पहले पूरे डिस्क का निकालेंगे। एनुलर डिस्क जो अभी मैंने बताया उससे भी निकाल सकते हैं, उससे डायरेक्ट ये रिजल्ट आएगा। देखो मैंने क्या बताया कि एक रिंग लोगे एलिमेंट, और यहाँ पे छोटे रेडियस ए से बड़े रेडियस 2a तक हम लोग करेंगे तो ये एनुलर डिस्क का हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड है भाई डिराइव करने का। दूसरा क्या है कि फॉर्मूला आपको डिस्क के लिए होता है, डिस्क कोई भी हो आर रेडियस का, ध्यान देना, अगर आर रेडियस का कंप्लीट डिस्क हो तो इसको भी हम लोग डिराइव करते हैं। तो एक एलिमेंट लेते हैं और x का जो लिमिट यानी कि जो रेडियस का जो लिमिट डालोगे वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के पूरा रेडियस ऑफ द रिंग तक का डालेंगे। तब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू x डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस x डिवाइडेड बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये वाला ये किसका है, कंप्लीट डिस्क का है। ये किसका है भाई, कंप्लीट डिस्क का है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, खाली पूरा डिस्क का ये है, 0 से लेकर r तक करेंगे तो पूरे डिस्क का ये है। अब आपको तो एनुलर डिस्क का निकालना था, तो क्या करेंगे, तो एनुलर डिस्क का जब निकालना है तो पूरे डिस्क का निकाल दो, जिसमें कि हम लोग रेडियस का वैल्यू क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे, और x का वैल्यू क्या लेंगे, h लेंगे, क्योंकि हमें h डिस्टेंस पे निकालना था। चलो ये तो निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब मैं तो एनुलर का चाहिए था, पूरे का तो नहीं चाहिए था, तो पूरे का पहले निकाल लिया, मान लो इसको इवन बोला। उसके बाद क्या करेंगे, ये छोटे वाले डिस्क का निकालेंगे। तो छोटे वाले डिस्क का जब निकालने होंगे तो 0 से लेकर के x को हम लोग इसके रेडियस तक चलेंगे। भाई इसका रेडियस a था, बड़े वाले का रेडियस 2a था, तो इस वाले में रेडियस 2a लोगे और इस वाले में रेडियस a लिख करके खाली ये छोटा रेडियस वाला a रेडियस वाले का निकाल लेंगे फील्ड। तो देखो ध्यान से, अब एनुलर डिस्क का निकालना है तो पूरे डिस्क में से इस डिस्क का जो था वो तो अब कैविटी है, तो ये वाला हटा लेने पड़ेंगे क्योंकि ये कंप्लीट डिस्क का ये है, और सिर्फ हमारा छोटे वाले रेडियस का क्या हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 1 माइनस x का वैल्यू तो यहाँ पे h रखेंगे ही, जो h रखना है, और अंडर रूट रेडियस का स्क्वायर प्लस 2a के बदले में अब a स्क्वायर ये लिखेंगे। तो ये क्या हुआ, a रेडियस का हुआ फील्ड, ये क्या हुआ भाई, तो पूरे का हुआ फील्ड। तो पूरे में से ये वाला पोर्शन तो नहीं है, पूरे का जब निकाला तो उसमें तो सबका काउंट हो गया, इस कैविटी वाले का भी काउंट हो गया। तो भैया जो कैविटी वाला, मान लो पूरे का है 10 वैल्यू, पूरा डिस्क का है 2a रेडियस तक का है वो 10 वैल्यू है, तो 10 वैल्यू का फील्ड है यहाँ पे। ठीक है भाई, अब इसमें से ये वाले का निकाला तो वो था 4 वैल्यू, तो 10 में तो ऑलरेडी ये वाला भी काउंट हो गया, यानी कि 10 वाले में 4 भी काउंटेड है, लेकिन इसका अपना इंडिविजुअल 4 है, तो उस 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लो तो एनुलर पार्ट का हमारा 6 है, इसका मतलब, क्योंकि इस 10 में से ये वाला का पोर्शन का तो भाई 4 है, तो 10 में से ये सब्ट्रैक्ट कर लो तो मिल जाएगा तुम्हें एनुलर डिस्क का। और ये मेथड हुआ है कि डिस्क का याद है भैया, तो एक बड़े डिस्क का निकाला, छोटे डिस्क का निकाला, इसमें से बड़े में से छोटे डिस्क का सब्ट्रैक्ट कर दिया, मिल जाएगा हमें। और दूसरा ये मेथड था कि तुम निकालो लेकिन x का लिमिट ही डालो, कहाँ से कहाँ तक, a से 2a का, तो हमें खाली एनुलर डिस्क का मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये काम ही इसमें किया गया है। देखो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं डिस्क का, तो फॉर्मूला डिस्क का ये होता है, ये है डिस्क का फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस x डिवाइडेड बाई ये। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग r का वैल्यू 2a रखा, तभी ये 4a स्क्वायर हो गया, 2a रखा तो ये मिल गया। ये किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट डिस्क ऑफ रेडियस 2a रेडियस का हमें ये मिल गया। ठीक है भाई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क जिसका कि रेडियस ओनली a है, अंदर वाला डिस्क जो कि हटा दिया गया था एनुलर डिस्क बनाने के लिए, तो उसका आ जाएगा 1 माइनस h बाई a। क्यों भाई, यहाँ पे h बाई 2a है तो यहाँ पे क्या आएगा, h बाई a। तो ये मिल गया हमें किसका भाई, तो ये वाला मिल गया सिर्फ छोटे वाले a रेडियस का।
तो हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द गिवन डिस्क जो कि क्या है, एनुलर डिस्क है, इसको बोलते हैं एनुलर डिस्क। तो एनुलर डिस्क का क्या होगा, तो E1 जो कंप्लीट था उसमें से E2 वाला हटाओ, यानी 10 था तो 10 में से 4 हटा दो तो 6 बचेगा, वही मिलेगा। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट H/A माइनस H/2A रह जाएगा, तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा था कि जो एनुलर डिस्क है उसका है C टाइम्स H। तो जब C टाइम्स H है तो वही C निकालना था, तो C का वैल्यू क्या हुआ, सिग्मा अपॉन ये। तो वही आपको ऑप्शन में लिखने थे कि सिग्मा अपॉन 4A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एनुलर डिस्क का मिल गया हमें, इसका वाला मिल गया, ये निकला। ये वाला किसका निकला था, तो ये वाला सिर्फ इसका निकला था। ये वाला किसका निकला था, तो ये वाला इस कंप्लीट का निकला था। कंप्लीट में से इसका वाला जो कंट्रीब्यूशन था 10 में से ये इसका कंट्रीब्यूशन 4 था, तो 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लिया, 10 में से 4 वाला सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो बस ये वाला जो मिल गया यही हमारा, तो वो वैल्यू आया इतना। इसलिए C का वैल्यू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट A, ऐसा करेंगे। बोलो भाई, क्लियर है? आपको डिस्क का याद रखने चाहिए, बस इसका खाली याद रखेंगे। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स, जो कि डिस्टेंस है एक्सिस पे, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन इसके मिल जाएंगे, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। डिस्क का एक्सिस ही तो है ये एक्सिस, तो बस रेडीमेड आपको याद रखने हैं फॉर्मूला निकालने का। डिस्क का याद रखेंगे तो अपने आप सबका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, ये मिल्किन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये हम लोगों ने देखा था। तो चार्ज ऑन द ड्रॉप्स आर फाउंड टू बी, इस तरह से चार्ज ऑन द ड्रॉप्स हैं। देन क्वांटा ऑफ चार्ज इज, एक्चुअली कोई भी अगर चार्ज इन जनरल बात करें तो इन जनरल बात होता है भाई कि चार्ज प्लस माइनस NE, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। इसलिए क्वांटा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है क्वांटा ऑफ चार्ज। किसके लिए? जनरल चार्ज इन द यूनिवर्स जो होते हैं। लेकिन यहाँ मिल्किन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में जो हम लोगों को चार्ज मिले हैं ड्रॉप्स पे, ये मिले हैं, मान लो बहुत सारे ड्रॉप्स थे, सबके चार्ज मेजर किए गए, तो बहुत सारे ड्रॉप में वो 3 ही पॉसिबिलिटी, ये मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, तो और भी चार्ज होंगे, लेकिन हमें ये 3 ऑब्जर्व हुए हैं। देन क्वांटा ऑफ चार्ज क्या होगा? तो क्वांटा ऑफ चार्ज क्या होता है? गैप। क्वांटा मीन्स गैप बिटवीन कंसेक्यूटिव वैल्यूज। तो भैया यहाँ जो मिनिमम मिल रहा है वो कितना है? तो 8 है। अच्छा भाई, 8 के बाद कितना है? तो 12 है। ठीक है, उसके बाद क्या है? तो 20 है। ठीक है भाई, तो 8 है, उसका 12 है, फिर 20, मतलब यहाँ पे गैप है 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोकूलम्ब का। यहाँ गैप है 8 माइक्रोकूलम्ब का। तो ठीक है भाई, ये 8 से 12, ये 4 का गैप है, तो यहाँ पे हो सकता है कि डबल गैप हो करके ये मिला, और इससे एक और गैप वाला 16 माइक्रोकूलम्ब का है। ये वाला एल ड्रॉप आपको नहीं मिले हैं, आपको ये 3 पॉसिबिलिटी मिला है। तो कौन है जो मल्टीपल है और लिस्ट वैल्यू में? तो लिस्ट वैल्यू में गैप है ये, और ये भी है, लेकिन इसका मल्टीपल है। हो सकता है तुम्हें ई चार्ज मिले, और मान लो हमें या ऐसा मिला 4E चार्ज मिला, और हमें 5E चार्ज मिला, और फिर हमें 7E चार्ज मिला, तो मैं क्वांटा क्या बोलूँगा? 4E के बाद ये है और इसमें डबल गैप है, तो हो सकता है 6E वाला मिसिंग है भैया, नहीं है अभी सैंपल में। लेकिन गैप जो हमें दिख रहा है ऑब्जर्वेशन में, वो दिख रहा है कि ये 4 का गैप तो मिनिमम ऑयल ड्रॉप में मिल ही रहा है। इसमें डबल गैप है, तो कोई बात नहीं, जो मिनिमम हमें गैप मिल सकता है, जिसके मल्टीपल में हम लोग और गैप्स को सोच सकते हैं, तो यही हमारा यहाँ पे इस सैंपल के लिए क्वांटा समझा जाएगा।
इन जनरल चार्ज के लिए क्वांटा तो यही है, जनरल चार्ज के लिए यही क्वांटा है, लेकिन ये इस एक्सपेरिमेंट में जो चार्जेस मिले हैं, पॉसिबल चार्जेस ड्रॉप्स में, वो ये मिले। तो इस बेसिस पे अगर बताना हो तो हम लोग 4 रखेंगे, 4 माइक्रोकुलम वही रख पाएंगे, यही रख पाएंगे। अगर ये ऑप्शन रहता ना 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो मैं फिर यही रख देता, क्योंकि ये तो भाई फंडामेंटल है, तो यूनिवर्सल है, ये तो होता ही है क्वांटा ऑफ चार्ज। लेकिन यहाँ पे ना तो ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है, तो इन्हीं में से सिलेक्ट करने हैं भैया, इनमें सिलेक्ट करने हैं। तो यही हमें 4 माइक्रोकुलम ही दिख रहा है, जो कि लिस्ट है, और इसी के मल्टीपल में बाकियों में गैप है। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखा जाए। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बोलते हैं। हाँ, तो और किसको बोलेंगे? क्वांटा इज नथिंग बट गैप, पढ़ाया तो था, गैप होता है E, 2E, 3, चार्ज यही होता है ना, 4E, 5E, 6E। तो गैप क्या है? गैप को ही क्वांटा बोलते हैं। 3E में E ऐड करो 4E मिलेगा, 4E में E ऐड करो 5E मिलेगा, E ऐड करते जाओ नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगा। तो जो डिस्क्रीट में होते हैं चार्जेज, इनमें जो गैप है, कंसेक्यूटिव वैल्यूज में जो गैप है, उसी को बोलते हैं क्वांटा। इसलिए यहाँ पे क्वांटा क्या है? तो क्वांटा इज द गैप विच इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलम, यही हमारा मिनिमम गैप है। इन्हीं के मल्टीपल में कोई भी चार्ज एग्जिस्ट करता है। इसलिए जो चार्ज यूनिवर्स में है, उनके लिए अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो क्वांटा इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। लेकिन अब सैंपल दे दिया हुआ है, तो इन्हीं में से जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो 4 हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, एक क्वेश्चन आया, ये देखो भाई क्वेश्चन, कैपेसिटर पे है, पैरेलल प्लेट कंडेंसर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है भैया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ले लिया हमने, विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है अपना वो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ठीक है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स हैज़ कैपेसिटी C, और ऐसे कंडीशन में इसका कैपेसिटी क्या है? C है। मतलब C जो है वो K∈0A/D है, ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बिटवीन द प्लेट हैज़ कैपेसिटी C। इस कंडीशन में इसका कैपेसिटी क्या है? C है। एंड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V। अब इसको क्या कर दिया? चार्ज कर दिया भाई किससे? तो पोटेंशियल डिफरेंस V से। ठीक है, द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज स्लोली रिमूव्ड। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रिमूव कर रहे हैं बिटवीन द प्लेट्स एंड देन री इंसर्टेड, फिर उसको हटाए फिर री इंसर्ट कर दिए। देन द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन दिस प्रोसेस, बाय द सिस्टम जो कि हटा रहा है और फिर डाल रहा है। तो नेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस क्या हुआ? पहले हटाए फिर डाइलेक्ट्रिक री इंसर्ट कर दिए। तो भैया पहले हटाए हो, पहले रिमूव करें हम लोग। ये सेल लगा हुआ है, यहाँ पे सेल लगा हुआ है, और यहाँ देखो, यहाँ रिमूव करोगे तो कोई बात नहीं है, रिमूव करोगे तो तुम्हें कुछ वर्क करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो कोई भी कैपेसिटर जो चार्ज्ड है, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक हो, तो याद होगा तुम्हें कि ये अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। इस पे एनर्जी कितना है? अगर V पोटेंशियल डिफरेंस, तो तुम खुद सोचो कि एनर्जी कितना है। एनर्जी मैं लिख रहा हूँ, एनर्जी, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मत समझ लेना, एनर्जी। तो वो होगा 12 CV²। और ये C कितना है भाई? तो KC0 है। C कितना है? तो ये KC0 बोल देता हूँ। अगर एयर वाले में इतना था तो KC0 था, तो इतना इंटू V²। ये एनर्जी है इनिशियली। पावर 0 दिखा रहे हैं मतलब समझना, पावर नॉट दिखा रहे हैं मतलब समझना कि इनिशियली ये था। ठीक है, फाइनली क्या हो गया भैया? फाइनली क्या हो गया? ये इनिशियली था, फाइनली एनर्जी क्या हो गया? फाइनली अगर एनर्जी बोलें तो वो क्या हो गया? तो हाफ और इनटू C कितना हुआ? तो C देखो, जब निकाले थे तो और फिर डाले, तो मतलब जब निकाल लिए तो उस समय तो C0 रह जाएगा, क्योंकि K गायब हो चुका है।
जब आउटसाइड हो गया, जब आउट हो गया डाइलेक्ट्रिक, तो उस कंडीशन में तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बोलने का मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मतलब सी नॉट हो गया समझो। तो सी नॉट इंटू वी स्क्वायर हो गया, और ये पहले था के सी नॉट, ये था। तो पहले मान लो एनर्जी था कुछ भी, अगर इसको मैं बोलूँ कि 100 जूल था, तो ये तो भाई 100 में थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि हाफ सी नॉट वी स्क्वायर तो अभी भी है। तो मान लो ये कि ये 1500 है या 150 है, ऐसे है। पहले ये एनर्जी था, जब हटाए तो ये एनर्जी हुआ, लेकिन जब फिर वापस लाए तो फिर तो यही एनर्जी हो जाएगा। पहले यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ ले गए, यहाँ से यहाँ जब ले जाओगे तो तुम्हें वर्क करने पड़ेंगे, फिर यहाँ से यहाँ जब लाएंगे तो ये हो जाएगा एनर्जी स्टोर। तो पहले के ये कंडीशन थे, फिर हम लोग ले आए तो यहाँ पे इस कंडीशन में लाए, फिर री इंसर्ट किया तो फिर इसी कंडीशन में ले आए। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, एक बार अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरे में नेगेटिव हो जाएगा, एक बार नेगेटिव होगा तो दूसरे में पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर ओवरऑल प्रोसेस जो कि कह रहा है भाई कि ओवरऑल इन दिस प्रोसेस, इस सिस्टम में कि जिसमें यहाँ ले गए और री इंसर्ट कर दिया, तो एक बार निकाला फिर री इंसर्ट किया, तो फिर तो वहीं लेके चले आए। तो फाइनल एनर्जी यही है, फाइनल एनर्जी ये निकालने वाला मैंने बोला कि निकाले हैं उस समय को फाइनल समझा जाए तो ये एनर्जी है। फिर जब री इंसर्ट ही कर दिया तो 150 जूल वाले से 100 जूल में ले गए, फिर 100 जूल से वापस ही ले आए। तो इसका मतलब एक बार नेगेटिव वर्क करोगे, एक बार पॉजिटिव करोगे, एक बार पॉजिटिव करोगे तो एक बार नेगेटिव करोगे, तो इस तरह से टोटल वर्क डन क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्योंकि सिस्टम को तो अपने इनिशियली कंडीशन में ला ही दिया, जितना था एनर्जी उतना एनर्जी स्टोर्ड भी है। क्योंकि बाद में फिर से क्या हो जाएगा, बाद में एनर्जी यही हो जाएगा, क्योंकि बाद में तो यही हो गया के सी नॉट, और भी तो सेल लगाई हुआ है। तो लास्ट में आफ्टर 2 स्टेप्स रिमूवल एंड इंसर्शन, फिर फाइनली यहीं आ गए। बीच में हमने चेंज किया, फाइनली फिर यहीं आ गए। तो एक बार नेगेटिव वर्क किए तो दूसरी बार में पॉजिटिव वर्क किए, पहले बार में पॉजिटिव किया तो दूसरी बार में नेगेटिव किया, और इस तरह से ओवरऑल सिस्टम अपने इनिशियल कंडीशन में आ गया, और जितना एनर्जी स्टोर था उतना एनर्जी स्टोर रह गया। एक बार में आप नेगेटिव करेंगे वर्क डन तो दूसरे में पॉजिटिव करेंगे वर्क डन, इसलिए ओवरऑल वर्क डन विल बी 0। ओवरऑल वर्क डन 0 हो जाएगा पूरा प्रोसेस। इस सिस्टम के लिए ये सिस्टम ऑफ प्रोसेस मतलब री इंसर्टेड, यहाँ लिखा है ना कि स्लोली रिमूव किए और फिर हम लोगों ने री इंसर्ट कर दिए। तो ध्यान से समझो कि आपने जब रिमूव किया तब इसके अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट किया, फिर जब वापस ला रहे हो तो ये खुद ही अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक बार ये अट्रैक्ट कर रहा है, एक बार आप निकाल रहे हो। तो भाई आप जब निकालोगे तो आप पॉजिटिव वर्क करोगे, तो ये नेगेटिव, वापसी में नेगेटिव वर्क आपको करना होगा। और अगर निकालते समय आप नेगेटिव करोगे तो वापसी में आपको पॉजिटिव करने पड़ेंगे। तो इस तरह से मिल जाएगा टोटल वर्क डन 0। तो अब देखते हैं इसका आंसर में 20 का आंसर में ए दिया है, ए बोले तो 0। समझ गए। ओवरऑल प्रोसेस के लिए रिमूव्ड एंड री इंसर्टेड, देन द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन दिस प्रोसेस। तो कोई भी सिस्टम, चाहे वो कैपेसिटर सिस्टम लें या एक्सटर्नल एजेंट जो रिमूव कर रहा है फिर डाल रहा है उसका लें, तो दोनों का वर्क डन क्या होगा, ओवरऑल 0। चलो अब 21 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। ये क्वेश्चन देखा जाए तो 4 इक्वल चार्जेस Q each are placed at 4 corner of a square of a side A। तो चलो भाई एक स्क्वायर है जिसका कि साइड दिया हुआ है A, और इस पे रखा है हमने इक्वल चार्ज Q Q Q। ठीक है भाई, Q Q रख दिए, जो कह रहा है उस हिसाब से काम कर दिए। वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज -Q फ्रॉम इट्स सेंटर टू इन्फिनिटी। यहाँ सेंटर से -Q चार्ज को इन्फिनिटी तक पहुँचाने में क्या वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क क्या करना पड़ेगा, तो भैया वर्क करना पड़ेगा जिस चार्ज को मूव कराते हैं वो मल्टीप्लाइड बाई फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। यही काम करते हैं भाई, और कुछ नहीं करते हैं। फाइनल पोटेंशियल क्या है, इन्फिनिटी पे ले गए 0। इनिशियल पोटेंशियल क्या है, Q/4πr, 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 तो 4 टाइम्स Q/4πε0। और R क्या है, तो A √2a/2 मीन्स A/√2।
तो r है a/√2, ये हो गया तुम्हारा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि q स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, और √2 पाई एप्सिलॉन नॉट a, इस तरह से मिल जाएगा हमें। √2 q स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a, √2 q स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a, ये मिल जाएगा हमें। वर्क डन ही तो निकालना था, यहाँ से इनफाइनाइट ले जाने में फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल इनफाइनाइट पे ले गए हैं, इसलिए इनफाइनाइट पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस सेंटर से, तो यही काम करना होता है, इस हिसाब से कर देंगे, ऑप्शन बी हमें मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे भी वही काम किया हुआ होगा, तो बात वही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ईच ऑफ 8 माइक्रोफेराड, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ईच ऑफ 8 माइक्रोफेराड। तो चलो भैया, 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है और ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, एंड 250 वोल्ट, और इस कैपेसिटर का 250 वोल्ट दिया हुआ है। 250 वोल्ट क्या दिया हुआ है? तो भाई किसी भी कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कुछ दिया जाता है तो वो होता है उसका मैक्सिमम विदस्टैंडिंग वोल्टेज, मतलब मैक्सिमम इतना वोल्टेज पे के अक्रॉस कनेक्ट कर सकते हो, उतना तक ये सस्टेन कर पाएगा, इसको बोलते हैं विदस्टैंडिंग वोल्टेज। मतलब मैक्सिमम ये इतना वोल्टेज सस्टेन कर, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा किया तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ईच ऑफ 8 माइक्रोफेराड एंड 250 वोल्ट यूज टू मेक ए कॉम्पोजिट कैपेसिटर ऑफ 16 माइक्रोफेराड, मतलब एक कंपोजिट बनाएंगे तो उसका इक्विवेलेंट क्या रहना चाहिए? 16 माइक्रोफेराड होना चाहिए, एंड 1000 वोल्ट, एंड 1000 वोल्ट। इसका मतलब इसको 1000 के अक्रॉस कनेक्ट करना है और 16 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस भी होना चाहिए। तो इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ सच कैपेसिटर्स बताने हैं। तो इसका मतलब कि रमेश के पास ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, 8 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 8 माइक्रोफेराड, 8 माइक्रोफेराड, कितने नंबर ऑफ 8 माइक्रोफेराड लगेंगे? तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में ये देखना चाहिए कि हमें कनेक्ट जो करने हैं वो 1000 के क्रॉस करने हैं, लेकिन ये तो 250 पे ही डैमेज हो जाएगा, लेकिन हमें जो सेल लगाने हैं वो 1000 वोल्ट के लगाने हैं। तो 1000 को जैसे ही तुम लगाओगे ऐसे कैपेसिटर से तो वो तो डैमेज्ड हो जाएगा, इसलिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा? एक तो 250, दूसरा 250 सीरीज में कनेक्ट कर दें, और 4 मिल करके ये अगर 1000 को अप्लाई कर दें तो 250 यहाँ, 250 यहाँ, 250, 250 से 1000 बन जाएगा। 1000 के अक्रॉस ये कनेक्ट कर सकते हो अगर आप 4 का सीरीज में लिए हो तो, सी, क्योंकि एक को 250 ही मिलेगा और वो विदस्टैंड कर जाएगा, तो भैया ये मिलेगा। लेकिन इसका चलो विदस्टैंडिंग वोल्टेज तो इतना ये अब कर जाएगा क्योंकि 4 के ग्रुप में ही लगा रहे हैं इसको, तो इतना के अक्रॉस कनेक्ट तो कर पाओगे। एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन दूसरा कंडीशन कि इतना इक्विवेलेंट भी हो। इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सी का सीरीज करेंगे तो C/4 हो जाएगा भाई, C इक्विवेलेंट, और C/4 एक है 8 माइक्रोफेराड, और डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो इसका मतलब 2 माइक्रोफेराड मिला। तो ये इसका मिलेगा हमें 2 माइक्रोफेराड। क्या हमें 2 माइक्रोफेराड चाहिए था? नहीं भाई, नहीं चाहिए था, हमें तो 16 चाहिए था। कैसे बढ़ाएंगे? तो बढ़ाते हैं जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तभी, क्योंकि जब इक्विवेलेंट हमारा C1 + C2 + C3 + C4 होता है तभी तो बढ़ेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल वाले में तो कम हो जाता है। तो अभी ये सीरीज में देखो कितना था, 8 का था, देखो कम हो गया। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला यूज होता है, कम हो जाता है। तो 2 का है तो 2 का एक और ब्रांच बनाओ। 4 से कम में तो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, सेफ नहीं रहेगा, तो एक और बनाए। तो अब ये 2 है, ये भी 2 है, तो 2 और 2 ये क्योंकि पैरेलल में होगा तो 2 + 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ भी 4 लोगे इसी तरह से, ऐसे कनेक्ट किया, फिर इसी के पैरेलल में 4 और लें, फिर इसको कनेक्ट कर दें तो देखो भाई 2 + 2 + 2 + 2 कितने हो गए? 8 हो गए। हमें कितना चाहिए? हमें 16 चाहिए। इसका मतलब ऐसा 4 और रो लेने पड़ेंगे, 4 और ले लें, 2 2 2 2 ऐसा अगर लेंगे तो हो जाएगा। अब इस पूरे नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट आएगा 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, यानी कि
कितनी बार करने पड़ेंगे, तो 8 टाइम्स करने पड़ेंगे तो मिल जाएगा। मतलब 8 रोज बनाने पड़ेंगे, 8 रोज बनाने पड़ेंगे भैया, 8 रोज ऑफ 4 कैपेसिटर्स इन ईच रो। ईच रो में करने पड़ेंगे 4 कैपेसिटर, इसलिए नंबर ऑफ मिनिमम कैपेसिटर जो रिक्वायर्ड होगा 8 रो ऑफ 4 कैपेसिटर्स इन सीरीज इन ईच रो। तो 8 रो और एक में लग रहा है 4, इट मीन्स 32 कैपेसिटर्स लगेंगे, 32 कंडेंसर्स लगेंगे। तो 32 कंडेंसर्स मिनिमम लगाने पड़ेंगे, तभी ये 1000 के अक्रॉस कनेक्ट कर पाओगे और इस पूरे का इक्विवेलेंट हमारा मिल पाएगा 16 माइक्रोफैराड। ठीक है, इस तरह से ये मिल जाएगा। अब इसका भी हम लोग चाहें तो आंसर देख सकते हैं भाई। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर इन ईच रो 1000/250 कर दिया। अब मान लो ये 1100 होता, 1000 के बदले में अगर 1100 के अक्रॉस कनेक्ट करने होते तो इसमें आपको 250 से 4 से काम नहीं बनेगा। तो इसमें क्या हो गया भाई, तो ये 5 लगेंगे फिर, क्योंकि 4 लगाओगे भाई तो 250 करके तो ये 1000 ही कर पाएगा। अगर हम लोग 4 लगाएंगे तो 1000 ही हो पाएगा। तो हमें तो 1100 करने हैं, 1100 के लिए तो भैया एक और लगेगा। तो अब कितना हो जाएगा, तो अब ये 1250 मैक्सिमम बियर कर सकता है। तो तुम 1100 के क्रॉस करो कनेक्ट, कोई बात नहीं, सेफ रहेगा, क्योंकि 1250 ये बियर कर सकता है। अब 1100 दे रहे हो तो कोई बात नहीं है भैया, ये वाला हमारा 250 के बदले में 230 ही रख लेगा, 230 ऐसे कर लेगा, सेफ रहेगा, क्योंकि इससे कम में आप नहीं कर पाएंगे। 1000 से अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता ना, अगर मान लो 1010 भी रह जाता तो भी आपका 4 से काम नहीं चलता, क्योंकि विद स्टैंडिंग वोल्टेज से बढ़ जाता, डैमेज हो जाता, इसलिए तब भी आपको 5 लगाने पड़ते। तो ये ध्यान रखने हैं। तो पहले तो ये डिवाइड कर लिया और डिवाइड करके 4 आ गया। अगर डिवाइड करने पे 4.2 होता तो इसका मतलब समझ लेते कि 5 लगेगा, 4.3 होता तो समझ लेते 5 लगेगा। तो ये देख लिया। Therefore 4 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर आर m सच रोज। तो जितना m सीरीज इस तरह से कनेक्ट करते हैं पैरेलल में तो सब ऐड हो जाते हैं। तो m रोज होंगे तो m इंटू 2 इज इक्वल टू 16, क्योंकि एक रो का 2 बना है इक्विवेलेंट, इसलिए ये 16 चाहिए। और हमारा नंबर ऑफ रोज m रोज हैं 16/2 8। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर 4 × 8। अब ये क्या अपना किया है काम, लेकिन फिलहाल आप समझ गए 8 रो लगाने पड़ेंगे, 8 रो लगाने पड़ेंगे, 8 रोज और 4 इन ईच, तो 32 मिलेंगे। अब ये क्या लिखा है, देन m सच रोज, तो m इंटू 2 इज इक्वल टू 16, क्योंकि एक का 2 आया था। तो अगर m रोज ऐसे ऐसे लगाएंगे तो m इंटू 2 16 आना चाहिए, 16 माइक्रोफैराड। ठीक है, और m का वैल्यू है, ये क्या किया है 8, 16/2। ये बात नहीं समझ में आया। ये तो है भैया कि हमारा m रोज है, तो m रोज से ये, तो सबसे अच्छा तो हम लोग का मेथड है भैया, कितना कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे एक ब्रांच में देख लो, और तुम्हें जितना करना है उतने पैरेलल ब्रांच ले लो भाई, उससे तुम्हें मिल जाएगा। तो 8 रोज लगाने पड़ेंगे, 8 रोज ऑफ 4 कैपेसिटर्स इन ईच ब्रांच। तो इस तरह से हमें मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। इस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था और मैंने शायद पहले कराया भी है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, the number of ways one can arrange 3 identical capacitors to obtain distinct effective capacitance is। नंबर ऑफ वेज, कितने वेज में हम लोग अरेंज कर सकते हैं 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर, C1 C2 C3 है, जो कि तीनों आइडेंटिकल है। मान लो 2 माइक्रोफैराड है तो ये भी 2 माइक्रोफैराड है, ये भी 2 माइक्रोफैराड, सब आइडेंटिकल है, बस नाम रख दिया C1 C2 C3, इस तरह से हैं।
टू ऑब्टेन डिस्टिंक्ट इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इन तीनों को अरेंज करना है ऐसे, तो कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं कि हमें अलग अलग डिस्टिंक्ट इफेक्टिव कैपेसिटेंस मिले, अलग अलग इफेक्टिव। सी इक्विवेलेंट निकालें तो कुछ मिला, सी इक्विवेलेंट निकालें तो कुछ और मिले, सी इक्विवेलेंट निकालें तो कुछ और मिलता है, ऐसे कितने वेज हो सकते हैं। तो एक तो वे ये हो सकता है भैया कि तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दो तो कुछ आएगा, तीनों को पैरेलल में कर दो तो कुछ आएगा इक्विवेलेंट। दो तो कम से कम स्टैंडर्ड है, तो इसमें आ जाएगा भाई, सीरीज में है ये तो C/3 आ जाएगा, इसमें पैरेलल में है तो 3C आ जाएगा, C इक्विवेलेंट ऐसे आ जाएगा। ये दो तो हैं, बाकी और क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है भैया कि दो सीरीज में रखें इस तरह से, और तीसरा जो है वो पैरेलल में रख दें ऐसे। ये अगर करेंगे तो C और C का C/2 हो जाएगा और ये C हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा भाई, तो इसका C इक्विवेलेंट बनेगा C और C/2 को ऐड करेंगे क्योंकि ये पैरेलल में है, तो C + C/2 दैट इज ये कितना हो जाएगा 3C/2, 3C/2 हो जाएगा ये C इक्विवेलेंट। तो तीसरा वे ये हो जाएगा। और क्या हो सकता है भाई, यहाँ पे तो दो सीरीज में रखे फिर उसके साथ पैरेलल करें। एक ये भी हो सकता है कि दो पैरेलल में रखें और जो रिजल्ट आया उसको सीरीज में कर दिया, दो सीरीज में रखा, जो रिजल्ट आया उसको पैरेलल में कर दिया तीसरे से। तो यहाँ भी वैसे ही कर दिया। तो यहाँ भी अगर इस तरह से करेंगे तो इसमें भी C और C का 2C बन जाएगा ये, और ये वाला C सीरीज में रह जाएगा। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 2C और C का सीरीज में है तो 2C × C / 2C + C, तो ये हो गया हमारा 2/3C। ये भी अलग आ गया, ठीक है भाई। तो इस तरह से और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा, चाहे तीनों सीरीज में, चाहे तीनों पैरेलल में, या फिर दो सीरीज एक पैरेलल और दो पैरेलल एक सीरीज, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता। तो 4 वेज में ही अरेंज कर पाएंगे, और तो कुछ बनता ही नहीं है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा। और आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हैं। यही 3-4 वे हैं और चारों में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेंगे। आप सोचेंगे कि पहले ही सीरीज कर लेते हैं और बाद में इन दोनों का पैरेलल कर लेते हैं, तो भैया इससे कोई मतलब नहीं है। ये वाला भी वही है, उतना ही आएगा रिजल्ट, ये वाला भी वही है। तो इसलिए ओनली 4 वेज ही हो सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो 4 आंसर इसका कर देंगे। तो इसका आंसर 4 है, बस इतना ही आप समझना है। चलो इस सर्किट के लिए देखें हम लोग, क्वेश्चन आया, इसको ज़रा सॉल्व किया जाए। इन द सर्किट shown, करंट फ्लोइंग थ्रू 25 वोल्ट सेल, 25 वोल्ट सेल यहाँ है। 25 वोल्ट सेल से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालना है। यहाँ दिया है एक ये है सेल, एक ये है सेल, एक ये है सेल, एक ये है सेल, और निकालना है 25 वोल्ट के थ्रू कितना है करंट। ये बताना है। तो इसको कैसे कर सकते हो भाई, तो एक सेल इसमें आइडियल सेल दिख रहा है, ये वाला सेल, ये आइडियल सेल है। अगर इन चारों का हम लोग इक्विवेलेंट भी निकालना चाहेंगे तो फिर ये आइडियल सेल का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, कोई इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। देखो को अगर हम लोग कोशिश करते हैं, मान लो ये 0 वोल्ट हो, मान लो ये 0 वोल्ट हो, तो इसका मतलब ये तो 25 वोल्ट है, इसका मतलब ये 25 वोल्ट है, ये 25 है तो ये भी 25 है, तो ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, 25 वोल्ट है ये सब, 25 वोल्ट 25 वोल्ट 25 वोल्ट 25 वोल्ट बिल्कुल है। अच्छा भाई, अब अगर ये 25 है तो ये वाला कितना है, तो 25, इससे ये 5 वोल्ट कम है, 5 वोल्ट का सेल है, तो ये वाला 20 वोल्ट है। इसका मतलब
तो ये है 20 वोल्ट। ठीक है भाई, ये वाला कितना, ये 25 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, इससे ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 20 ऐड कर दो, 45 वोल्ट है। ये कितना है भाई, तो ये यहाँ पे नहीं, ये 10 वोल्ट का है। अच्छा इधर वाला है, ये 5 वो नहीं 10, इसका वैल्यू इधर लिखा हुआ, इधर नहीं इधर। अच्छा 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब यहाँ से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब 10 सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे, तो ये वाला हो जाएगा 15 वोल्ट, और ये 5 वोल्ट इसका है। तो ठीक है भैया, 5 वोल्ट है, तो इससे ये 5 वोल्ट ज़्यादा, मतलब ये क्या हो गया, 30 वोल्ट हो गया। बिल्कुल ठीक है भाई, 30 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे ये 20 है, तो ये 25 है, और ये 20 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये हो गया 5 वोल्ट, क्योंकि 20 वोल्ट ये डाउन करना है यहाँ से, इससे ये 30 वोल्ट ज़्यादा करने हैं। तो 30 वोल्ट ज़्यादा करो, 25 है ये, तो ये वाला 30 ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो 55 वोल्ट हो जाएंगे, ये 55 वोल्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या है, 0 वोल्ट, इसका मतलब ये भी क्या है, 0 वोल्ट, इसका मतलब ये भी क्या है, 0 वोल्ट। ध्यान से समझना, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट ऐसा कर सकते हैं। अब आप बताओ, अब इसमें तो करंट पता लग जाएगा, इसमें भी करंट, इसमें भी करंट, किसी में करंट पूछेगा तो पता लग जाएगा। अब बताओ भाई, इस वाले पहले वाले में करंट कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हम लोग करंट अब इफेक्टिवली निकाल सकते हैं। ये 0 वोल्ट है, ये 15 है, तो ऑब्वियसली हायर टू लोअर पोटेंशियल जाता है, तो करंट ऐसे जाएगा, और कितना होगा, तो यहाँ पे 15 वोल्ट है और इधर 0 है, तो 15 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट का वैल्यू तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे है ये 15 और डिवाइडेड बाई कितना भाई, तो रेजिस्टेंस है 5, तो 3 एम्पियर का यहाँ आएगा। ठीक है भैया, ये है 3 एम्पियर। यहाँ पे कितना है, तो 0 है, ये 30 है, तो यहाँ भी करंट ऐसे जाएगा भाई, बिल्कुल ठीक है। तो ये 30 डिवाइडेड बाई 10, 3 एम्पियर। ठीक है भाई, और ये 5 वोल्ट है, ये 0 है, तो इसमें भी डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि ऊपर ज़्यादा पोटेंशियल कम है। तो 5 डिवाइडेड बाई 5, पोटेंशियल डिफरेंस है 5 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 1 एम्पियर। अच्छा भाई, यहाँ पे 1 एम्पियर, यहाँ पे कितना, तो ये 55 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, तो 55 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस करेंगे, 55 वोल्ट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 11, तो 55 बाई 11 5 एम्पियर, 55 बाई 11 5। तो इनमें से किसी को भी पूछता तो आप बता देंगे भाई, क्योंकि इस वाले में करंट होगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है 55 वोल्ट, क्योंकि इधर का 0 है, इधर 55 है, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस था 11 ओम, इसलिए क्या मिला भाई, तो 5 एम्पियर मिला, 5 एम्पियर मिला। ठीक है, अब इसमें क्या होता, तुम खुद सोचो, इधर से 5 एम्पियर चला जाए, इधर कितना आया, 1 एम्पियर आया, इधर कितना आया भाई, 3 एम्पियर आया करंट, और इधर करंट कितना आया भाई, तो ये आया 3 एम्पियर, इस तरह से। तो इसका मतलब इधर से कितना करंट आया होगा भाई, इधर से कितना, तो ये हिस्से में से तो कुछ पार्ट यहाँ गया, फिर कुछ यहाँ गया, कुछ यहाँ गया, कुछ यहाँ गया, तो 5 और 1 6 और 3 9, 9 और 3 12। इसका मतलब इधर से 12 एम्पियर आया था, तभी ना 12 में से 5 चला गया, 7 बचा, 7 में से यहाँ 1 एम्पियर चला गया, फिर 6 बचा, तो 3 यहाँ गया, 3 यहाँ गया। इट मीन्स ये 12 एम्पियर का करंट वहाँ है। इधर भी पूछता तो इधर भी बता सकते थे, तो ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब KVL लिख करके सॉल्व करना चाहोगे तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओगे, इतने सारे लूप्स हैं, तो परेशानी होगी, कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। इससे अच्छा है हम लोग ने क्या किया, कहीं पे ले लिया कोई पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ भी ले लिया, 0 वोल्ट से जनरली ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आराम से हो जाए। तो 0 है तो एक तरफ देखा, जहाँ जहाँ सेल जैसे है वैसे वैसे कर दिया हमने, करंट का वैल्यू मिल गया हर ब्रांच में। इस तरह से निकाल सकते हैं। बोलो भाई, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो 12 एम्पियर का यहाँ पे आ गया, बाकी आंसर दिया होगा तो आंसर देख सकते हैं हम लोग। कुछ दिया नहीं है, बस C दिया है। C बोले तो कितना, C तो 12 एम्पियर, तो आंसर नहीं दिया था, कोई बात नहीं है। चलो ज़रा इसको देखें हम लोग, इस क्वेश्चन को देखें। इसलिए जब भी अगर मान लो कॉम्प्लेक्स साथ लग रहा है तो ये भी एक मेथड होता है जो हम लोग काम कर सकते हैं। कहीं एक पोटेंशियल लिए दूसरे जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, पोटेंशियल हर जगह पता लग जाए तो करंट भी हर जगह पता लग जाएगा। ठीक है भाई। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन वी ऑब्टेन मोर वोल्टेज मोर करंट, लेस वोल्टेज लेस करंट। अगर हम लोग n सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ नहीं बोला जाए तो ऐसे ही समझेंगे।
मान लो 3 का एग्जाम्पल लेते हैं, ई आर मतलब ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा बोलो? तो इसका इक्विवेलेंट जब 3 आइडेंटिकल सेल होते हैं तो भैया इक्विवेलेंट भी यही हो जाता है। वैसे तो फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, समेसन ई आई बाई आर आई डिवाइडेड बाई समेसन 1/r। जब आइडेंटिकल सेल्स होते हैं तो वही पैरेलल में तो सेम वैल्यू मिल जाता है, मीन्स ई ही मिल जाता है, तो ये ई ही मिल जाएगा। फिर भी अगर निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 3 सेल है, ई बाई आर ई बाई आर ई बाई आर, पोलैरिटी अगर उधर हो जाए तो ई बाई आर माइनस ई बाई आर प्लस ई बाई आर, सबको मालूम ही है उतना। तो 3 टाइम्स तुम्हारा ई बाई आर आया डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स 1/r आया, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसा ही चलता है भाई। तो सबका तो आर है, तो 3/r हो गया। तो समेसन 1/r इज 3 टाइम्स 1/3, 3 कैंसिल होता है और 1/r भी कैंसिल होता है, ई में मिल जाता है। तो खैर ये मिला। लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर इसके बदले में मैं निकालना चाहूँगी करंट है कितना, इस रेजिस्टेंस में करंट कितना है ये निकालना चाहते हैं भाई, कितना करंट है वो निकालना चाहते थे। तो इधर का करंट जो निकलेगा हमारा वो कितना मिलेगा, तो E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। अच्छा भाई, तो E इक्विवेलेंट तो E आया, R तो R ही है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, तो 1/r इक्विवेलेंट आया था, 1/r प्लस 1/r मीन्स 3 टाइम्स 1/r आया था, इसलिए R इक्विवेलेंट इज सिंपली R/3। तो ये तो खैर होगा, पैरेलल में जब होता है तो ऐसा ही होता है, R/3। तो यहाँ लिखोगे R/3, ये मिला तुम्हें करंट का वैल्यू। क्वेश्चन कह रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें ज़्यादा करंट मिलेगा या कम करंट मिलेगा, यही बताना है। तो n का बदल कुछ भी ले लें, 3 ले लें, 2 भी ले सकते थे। ये करंट मिला। अगर हम लोग कॉम्बिनेशन नहीं करते, तो खाली ये रहता, नहीं कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तब कितना करंट, विदाउट कॉम्बिनेशन तो EMF डिवाइडेड बाई R प्लस R। तो बताओ भाई करंट का क्या हुआ, यहाँ पे भी आ रहा है EMF R प्लस R/3, तो ये कम आ गया। यहाँ पे देखो ये R है और यहाँ R/3 है, तो ये कम वैल्यू हो गया, कम डिनोमिनेटर हो गया। कम डिनोमिनेटर होने से करंट बढ़ जाएगा। सो ये जो है हमारा I1 बोलें और इसको अगर I2 बोलें तो I1 इज ग्रेटर देन I2, मतलब करंट भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से, सेल के पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से करंट बढ़ जाता है। ऐसे करंट ये आता, लेकिन अब करंट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो करंट तो भाई बढ़ेगा। तो वी ऑब्टेन मोर करंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से हम लोग ज़्यादा करंट ऑब्टेन कर पाते हैं। वोल्टेज क्या ज़्यादा ऑब्टेन कर पाते हैं? नहीं भैया, वोल्टेज तो उतना ही रहता है, इक्विवेलेंट का भी वोल्टेज उतना ही रहता है। जो इसके बदले में एक इक्विवेलेंट लिए थे तो वो इक्विवेलेंट जो आया था वो तो उतना ही आया था, तो वोल्टेज थोड़ी हमें ज़्यादा मिल गया, हमें करंट ज़रूर ज़्यादा मिल जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो वी विल गेट मोर करंट। बाकी क्या लिखता है ये देखो आप, In parallel combination of cells, the voltage across the terminals is same and resistance is minimized, मतलब कम होता है। And therefore V equal to the current drawn from the cell combination will be more. Cell combination से जो current drawn होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए B ऑप्शन को हम लोग टिक कर लिया। बात समझ ही गए आप। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं करते तो भैया उतना करंट मिलता, कर दिया तो ज़्यादा करंट मिल रहा है, वोल्टेज वही मिलेगा। ये नहीं कि आप 4 सेल हैं उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन करके ज़्यादा आपको इक्विवेलेंट मिल जाएगा, नहीं, ज़्यादा इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से नहीं मिलेगा, सीरीज में करेंगे तब मिलेगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर VI ग्राफ ऑफ ए गुड कंडक्टर। जो गुड कंडक्टर होते हैं उनका खासियत क्या होता है भाई कंडक्टर का, गुड कंडक्टर का ये है खासियत कि ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं छोटे मोटे वेरिएशन, छोटे मोटे टेम्परेचर पे। ज़्यादा टेम्परेचर पे तो भैया ये वेरिएशन नहीं कर पाएंगे, ओम्स लॉ स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो पाएगा। इसलिए फॉर स्मॉल टेम्परेचर, जो स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस जब होता है तो ऐसे कंडीशन में रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली कांस्टेंट रह जाते हैं, वो अगर स्मॉल वेरिएशन है तो।
तो उस कंडीशन में ऑलमोस्ट वी आई कर्व जो है वो लीनियर हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये भाई ओमिक है, लेकिन ओमिक का लिमिटेशन है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस कर दोगे तो रेसिस्टेंस वेरी करेगा। तो उस कंडीशन में नॉन ओमिक कर्व बनने लगते हैं। तो छोटे मोटे करंट से उतना हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। छोटे मोटे करंट अगर पास करें मेटेलिक कंडक्टर्स में, छोटे से करंट हों 0.2 एम्पियर 0.1 एम्पियर, तो उससे हीटिंग इफेक्ट उतना नहीं होता कि टेम्परेचर बहुत बढ़ा दे। तो टेम्परेचर स्लाइटली ही इंक्रीज होगा, और स्लाइटली जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसका मतलब छोटे मोटे टेम्परेचर वेरिएशन रहे तो उस कंडीशन में ये लीनियर रहेंगे। मीन्स कम वैल्यू ऑफ करंट के लिए लीनियर रहेंगे। ये लीनियर नहीं, ये कर्व है, ये कर्व है, ये लीनियर है। छोटे मोटे करंट वैल्यू के लिए फॉर स्मॉल करंट, अगर करंट का वैल्यू कम हो तो टेम्परेचर वेरिएशन भी कम होगा, छोटा होगा, स्मॉल वेरिएशन। और स्मॉल वेरिएशन तो प्रैक्टिकली कांस्टेंट। ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। अच्छा भाई, तो छोटे के लिए तो ये भी कांस्टेंट, मतलब कम करंट के लिए दोनों जो है वो वी आई कांस्टेंट, मतलब लीनियर ग्राफ, क्योंकि रेसिस्टेंस जो होता है वो V अपॉन आई। डायनेमिक रेसिस्टेंस बोलें तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई मीन्स स्लोप ऑफ वी आई कर्व, यही तो होता है भाई। तो छोटे टेम्परेचर के लिए कम टेम्परेचर वेरिएशन मतलब कम करंट के वैल्यू के लिए दिस विल बी अ लीनियर ग्राफ, वी आई ग्राफ विल बी लीनियर, स्लोप ऑफ वी आई कर्व विल बी कांस्टेंट। क्यों भाई? क्योंकि रेसिस्टेंस ही तो होता है इसका जो स्लोप होता है वो क्या है? रेसिस्टेंस है। स्लोप क्या है? रेसिस्टेंस। वी बाई आई को क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस तो बोलते हैं। तो स्लोप इज कांस्टेंट। छोटे मोटे हीटिंग इफेक्ट यानी कि छोटे मोटे करंट के लिए हीटिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल है और रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, इसलिए वी आई ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है। तो लीनियर होना चाहिए। तो लीनियर ये भी है, लीनियर ये भी है, दोनों वैलिड है। ये तो नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है तो वैलिड नहीं है, ये दोनों वैलिड हैं। फॉर लार्ज करंट, करंट जब ज़्यादा वैल्यू का हो जाए तो उस कंडीशन में टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर इंक्रीमेंट वो भी लार्जर होगा। और वो अगर होगा ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस में भी इंक्रीमेंट होगा, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस विल इंक्रीज, और रेसिस्टेंस इंक्रीज का मतलब है स्लोप ऑफ वी आई कर्व ये भी इंक्रीज होना होगा, क्योंकि यही तो होता है, रेसिस्टेंस तो होता ही है स्लोप ऑफ वी आई कर्व, तो इसको भी इंक्रीज होना होगा। क्या इधर हायर टेम्परेचर हायर करंट के लिए इसने इंक्रीज कराया? नहीं कराया। स्लोप को इसने इंक्रीज कराया। देखो स्लोप बढ़ गया। आइडियल रहता तो ये स्लोप होता, अब ये स्लोप हो रहा है तो ज़्यादा स्लोप हो रहा है, इसलिए यही ग्राफ हमारा एक्यूरेट ग्राफ होगा कि स्मॉल करंट के लिए, स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए लीनियर, ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, धीरे धीरे ये वेरिएशन दिखाना शुरू कर दिया, इसलिए ये ऑप्शन ठीक है। कंडक्टिंग मटेरियल के लिए, कंडक्टर्स के लिए तो भैया यही है। समझ गए हैं? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 54 नंबर देखो। चलो इसको ज़रा सॉल्व किया जाए। पेन कॉपी है, इसको तो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो देखो ये क्या कह रहा है। सर्किट है सेक्शन ABC सेक्शन है एज शोन इन फिगर। द पोटेंशियल्स एट पॉइंट A, B, C आर V1, V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली। देन द पोटेंशियल एट O इज, पोटेंशियल O पॉइंट पे क्या होगा? पोटेंशियल O पॉइंट पे क्या होगा? मान लो यहाँ पे VO होगा, यही हमें निकालना है। यहाँ पे लिखा है कि ये V1 है, B पॉइंट पे लिखा है कि ये V2 है, C पॉइंट पे लिखा है कि ये V3 है। बोलो भाई क्लियर है? अब हम लोग क्या करें? हमें यहाँ का पोटेंशियल चाहिए, तो इतना तो लिख सकते हैं कि ये पोटेंशियल अगर दिया हुआ है, ये निकालना ही है, तो इसको सपोज कर लिया, यही इसको सपोज कर लिया भाई, इतना सपोज कर लो।
और अब हम लोग क्या करेंगे, तो भैया ये वोल्टेज है, ये कोई है, तो कुछ करंट इधर होगा, एक करंट इधर हो चाहे उधर हो, हमें तो नहीं पता कि किसका हायर पोटेंशियल है, कोई मान लिया कि चलो यही हायर है, तो इधर से करंट आया I1। भैया एक तरफ से आ रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा, मान लो जा रहा है इधर से I2, इधर भी जा सकता है या इधर से आ भी सकता है। हमने समझ लिया चलो भाई ये जा ही रहा है, तो आने जाने वाला कोई भी ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन है कि आपको किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई कर सकते हैं फॉर जंक्शन। इस जंक्शन के लिए तो हम लोग लिख सकते हैं भाई किरचॉफ का करंट लॉ, मतलब अगर I1 आया है और I2 गया है और I3 भी गया है तो ये ज़रूर होना चाहिए, I2 + I3 शुड बी इक्वल टू I1। 5 एम्पियर आया, 2 एम्पियर चला गया, 3 एम्पियर चला गया, लिख सकते हैं ऐसा। आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट, क्योंकि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन और नोड इज 0। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट, तो आने वाले को अगर पॉजिटिव लोगे तो जाने वाले को नेगेटिव करना पड़ेगा, जाने वाले को पॉजिटिव करोगे तो आने वाले को नेगेटिव करना पड़ेगा। अलजेब्रिक सम लेना पड़ेगा, मीन्स विद साइन फॉर एनी नोड, किसी भी नोड के लिए ये इक्वेशन लिख सकते हैं, नोड या जंक्शन, ये भी तो नोड या जंक्शन है, इसके लिए हम लिख सकते हैं। अच्छा भाई, तो बोलो वोल्टेज के टर्म में हमें रिलेशन चाहिए, तो बताओ I1 का वैल्यू क्या होगा, तो I1 का वैल्यू है V1 माइनस V0, V1 माइनस V0 डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस R1 इज इक्वल टू I2, कितना है I2 ये, तो V0 ज़्यादा होगा तब तो इधर जाएगा, तो इसके हिसाब से लिखेंगे V0 माइनस V2, V0 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस इधर जाने वाला V0 माइनस V3 डिवाइडेड बाई R3। बहुत बढ़िया भाई, ये काम हो गया। अब हमें चाहिए था V0, तो इक्वेशन तो मिल चुका है, अब V0 को एक तरफ कर दिया जाए, तो चलो भाई V1 बाई R1 इक्वल टू के उधर लेके चले जाते हैं V0 वाले को, तो V0 बाई R1 ये उधर चला गया, V0 बाई R2 उधर ही है, V0 बाई R2 उधर ही है, और माइनस V2 बाई R2 है, इधर ले आते हैं V2 बाई R2। अच्छा भाई, V0 बाई R3 इधर ही है इक्वल टू के, तो V0 बाई R3 इधर ही लिख देते हैं, और माइनस V0 बाई V3 बाई R3 है, इसको इधर ले आते हैं, तो प्लस बन जाएगा V3 बाई R3। ठीक है भाई, ये मिल गया। तो यहाँ से तो V0 कॉमन ले लेंगे और निकाल लेंगे, तो V0 अगर हम लोगों ने यहाँ से कॉमन ले लिया और निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, V0 इज इक्वल टू V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2। कैलकुलेशन मिस्टेक बस नहीं होना चाहिए, और कुछ नहीं है, V3 बाई R3 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यही तो हो गया भाई V0 का वैल्यू। इट मीन्स क्या हुआ, V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3 और 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 का पावर -1, यही तो हो गया, यही हो गया। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। काम तो कुछ नहीं किए, आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट कर दिया, और इससे हमें मिल गया वैल्यू। बोलो भाई, क्लियर है? बोलो भाई पहलवान, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर अगर देखना चाहें तो आंसर में क्या दिया है, अच्छा, अप्लाइंग जंक्शन रूल टू ओ पे जंक्शन रूल, यही -I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0, सब जाने ही वाला ले लिया है, इसलिए सब माइनस 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 कर लिया इक्वल टू 0, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3, जब सब जाने ही वाला है तो वो 0 होना चाहिए। अब तीनों को इसने लिखा, चलो भाई सब जाने ही वाला है, तो जाने वाला है तो सब जाने वाले का सम भी 0 होना चाहिए, क्योंकि नेट तो कुछ जाना नहीं है। ठीक है भाई, तो I1 निकाला, I2 निकाला, I3 निकाला, इस तरह से लिख लिख करके, और उसके बाद तीनों का सम करेंगे तो 0 आएगा। फाइनली वही आने हैं। ठीक है, तो ऐसा हम लोग 11th क्लास में भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि एक रॉड इधर से, एक रॉड इधर से, याद होगा हमने उस टाइम पे भी बताया था कि करंट में भी ऐसे ही आता है, एक इधर से रॉड रहता है,
हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा था। एक इधर से रॉड आता है, एक इधर से। यहाँ का टेम्परेचर T1 ये 90 डिग्री सेल्सियस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन 90 डिग्री सेल्सियस है, एक तरफ हमारा वो 30 डिग्री सेल्सियस है या 0 डिग्री सेल्सियस है, और एक तरफ हमारा ये 30 या वो भी दे दिया, और जंक्शन पर का टेम्परेचर पूछा। तो इसमें भी सेम लॉजिक लगाते थे कि इधर से आएगा करंट तो इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, I1 = I2 + I3, ऐसे ही करते थे। थर्मल करंट वहाँ होता था, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट। तो भैया 11th क्लास में बताया था कि थर्मल करंट इलेक्ट्रिक करंट में सिमिलरिटी है, सेम लॉजिक, सारे करंट के रूल फॉलो होंगे। तो ये सब किया था हम लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, भूल गए हैं आप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलो इस क्वेश्चन को देखो। Which of the following is the correct Kirchhoff's loop rule? Kirchhoff's loop rule में करेक्ट कौन है? The algebraic sum of all the current meeting at a junction or node is 0. तो ये तो भैया लूप लॉ है नहीं, ये तो जंक्शन रूल है। KCL बोले या जंक्शन रूल या नोड रूल बोलते हैं, जंक्शन रूल या नोड रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। The algebraic sum of potential drops across all resistance in a circuit is 0. ऐसा थोड़ी है, ये भी नहीं है। सारे खाली रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम 0 होगा? नहीं भैया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर्स, कैपेसिटर है तो कैपेसिटर, सेल है तो सेल, इंडक्टर है तो इंडक्टर, सब का मिला करके इन ए क्लोज लूप 0 होता है। अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेसिस्टर, खाली से काम थोड़ी बनेगा, नहीं होगा। The algebraic sum of current across all the resistors in the circuit is 0. Algebraic sum of current in all resistor वो 0 होगा, ऐसा थोड़ी है। Algebraic sum of potential drop across all resistor plus those of sources in a circuit is 0. तो ये ठीक है। कैसे? रेसिस्टेंस मान लो, एक और रेसिस्टेंस ऐसे। अब चलो भाई, यहाँ पे करंट मान लो I1, ठीक है भाई, यहाँ करंट मान लो I1, एक ही लूप के लिए काम कर देते हैं, दिखा देते हैं, तुम्हें देखना ही है। तो हम लोग क्या लिखते हैं? अगर मान लो इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? तो E1 ड्रॉप हुआ माइनस I1 R1, ये R1 है मान लो, ये R2, और ये करेंगे प्लस E2 माइनस I1 R2 इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? E1 प्लस E2 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I1 R2। Algebraic sum of all the potential difference across all resistor is equal to the algebraic sum of potential drop across all the resistor plus those across the sources। मतलब ये कह रहा है algebraic sum of all the potential difference across the resistance plus those across the source, source के across भी जो है वो in the circuit is 0, पूरे सर्किट में वो 0 होगा। तो algebraic sum मतलब साइन के साथ सम लेना है, potential difference across resistor and potential difference for the sources, साइन के साथ ये स्टेटमेंट। तो ये तो है, इसलिए यही इसका मोस्ट करेक्ट होगा, बाकी सब तो रॉन्ग है। केवीएल के बारे में पूछ रहा है इसलिए। चलो देखो इसका आंसर में क्या लिखा है, सी ऑप्शन। इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द रेसिस्टर प्लस दोज ऑफ सोर्सेज इन अ सर्किट इज 0। क्लोज लूप में सेल आए, ऐसे तो ये खाली रेसिस्टर और सेल की बात किया हुआ है, इंडक्टर कैपेसिटर है तो भी, तो खैर करंट इलेक्ट्रिसिटी में है इसलिए भी इंडक्टर नहीं लाया और कैपेसिटर भी नहीं लिखा है। सिर्फ नॉर्मल जो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो हम लोग पढ़ते हैं, कैपेसिटर और ये रेसिस्टेंस एंड सेल्स का जो सर्किट बना हुआ है उसके लिए सिर्फ सेल हो, और उसके लिए तो मेन क्या है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए मेन स्टेटमेंट क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे वो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के रीजन से आया हो या इंडक्टर या सोर्स या रेसिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एनी क्लोज लूप। क्लोज लूप का दूसरा नाम सर्किट भी बोल देते हैं लोग, तो उसके लिए 0 होगा। तो उसमें सब काउंट करने पड़ेंगे। कुछ नहीं बोला गया है तो समझेंगे कि रेसिस्टेंस है और क्या है भाई, तो सेल है। एक और क्वेश्चन आ गया भाई, ये जरा देखो।
Which statement is true? Kirchhoff's law is not equally applicable to both AC and DC. Kirchhoff's law is not equally applicable to both AC and DC. क्या AC और DC में Kirchhoff's law applicable नहीं है? तो DC में तो है ही है. AC में क्या होता है? वेक्टर फॉर्म में होता है. AC में क्या होता है? करंट अगर मीट कर रहा है एक जंक्शन पे तो तीनों का वेक्टर सम होगा, वो ज़ीरो होगा. अगर वोल्टेज है, मान लो कुछ VR है, VL है, VC है और V मेन है, तो V मेन विल बी इक्वल टू VR प्लस VC प्लस VL, लेकिन वेक्टर के साथ. ये तो होता है. R भी है, C भी है, L भी है. तो इसके लिए भी तो हमारा काम होता है. V मेन इज इक्वल टू VR प्लस VC प्लस VL, लेकिन वेक्टर के साथ. तो अगर वेक्टर के साथ काउंट करें तो ये सबके लिए वैलिड है. सेमीकंडक्टर है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये नहीं है भाई सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि ये होता है चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जंप करके अवेलेबल हो जाते हैं, तो रेजिस्टेंस कम और कंडक्टिविटी हाई, तो रेजिस्टेंस कम होता है. डेल्टा टी इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होगा. तो भैया जब डेल्टा टी पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस निगेटिव है, आर नॉट तो पॉजिटिव होता है, इसलिए अल्फ़ा इज़ निगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर. मेटेलिक के लिए पॉजिटिव होता है. तो सेमीकंडक्टर है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है. ठीक है. मीटर ब्रिज इज लिस्ट सेंसिटिव व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द 4 आर्म्स ऑफ द ब्रिज आर ऑफ सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर का होगा तो लिस्ट सेंसिटिव नहीं, जब मोर सेंसिटिव होगा, क्योंकि जब व्हीटस्टोन ब्रिज में, मीटर ब्रिज में जब ये सेम ऑर्डर के होंगे तो उस कंडीशन में ऑलमोस्ट मिडिल पे रीडिंग आएगा मिडिल पे, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है. तो ये लिस्ट वाला बोलना बात ठीक नहीं है. द EMF ऑफ ए सेल डिपेंड्स ऑन द साइज एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स. EMF ऑफ सेल डिपेंड करता है साइज एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड. तो ये इलेक्ट्रोड वाली बात तो पढ़ना है नहीं डिटेल में, फिर भी क्वेश्चन दे दिया है भाई. तो यहाँ पे EMF ऑफ ए सेल डिपेंड्स ऑन द साइज एंड एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड. तो देखो भाई, साइज और एरिया ज़्यादा होने से ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है और वर्गड़न. द EMF ऑफ ए सेल डिपेंड्स ऑन द साइज एंड एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड. नहीं, ये तो साइज एंड एरिया से नहीं है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर EMF डिपेंड करता है. तो ये तो नहीं हो रहा और ये नहीं हो रहा, तो खाली वन ऑप्शन का तो है ही नहीं दिया ऑप्शन, फिर तो नन ऑफ दीज होना चाहिए. फिर तो इसका नन ऑफ दीज. साइज से मतलब नहीं. वैसे भी ना आपको सेल का डिटेल तो पढ़ना नहीं कि इलेक्ट्रोड के साइज पे EMF तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड. साइज कम हो साइज ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं होता है. देखते हैं इसका आंसर में क्या लिखा है भाई. 59 के आंसर में ए लिखा है. ए बोले तो 59 में ए बोले तो ए क्या था, ए था 1 and 4. तो 1 तो चलो ठीक है, 4 में साइज. तो देखो भाई इसमें साइज पे डिपेंडेंसी है या नहीं, ये एग्जैक्ट आप शायद केमिस्ट्री में पढ़े हो कि ये जो सेल होता है उसमें EMF का वैल्यू साइज पे डिपेंड करता है या नहीं, क्योंकि फिजिक्स में तो ये कराया भी नहीं जाते. शायद आप डेनियल सेल, लैग्रांज सेल ये सब पढ़े हो तो साइज पे डिपेंडेंसी होती हो, हमें इसका आइडिया नहीं है क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं, तो पढ़ाया भी नहीं है कभी इसके साइज पे डिपेंडेंसी. अब लोग EMF मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से समझते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट हो सकता है, जिसमें कि ये केमिस्ट्री वाला पार्ट है. तो आप केमिस्ट्री में जहाँ भी सेल का डिटेल पढ़ना हो कि EMF का डिपेंडेंसी किस पे है, तो वहाँ आपको ये मिल सकता है, तो वहाँ आप ये सर्च कर सकते हैं. अदरवाइज फर्स्ट तो भाई किरचॉफ्स रूल है तो वो वैलिड है, चाहे AC हो या DC हो. पूरे लूप में अगर हम लोग वोल्टेज की बात करेंगे तो वो भी वैसे ही होता है कि V1 प्लस V2 प्लस V3. और अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो तो ये भी ऐसे ही होता है कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4. हमने लास्ट क्लास में कराया भी था कि पैरेलल अगर हमारा सर्किट हो तो यहाँ पे देखो क्या मिल गया. तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4 ऐसा होगा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में.
तो इसलिए किरचॉफ के जो रूल हैं वो सब वैलिड हैं, लेकिन यहाँ पे फेज़र के फॉर्म में आपको सबको डील करने, मीन्स फेज़ भी काउंट रखने हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। 60 वाला देखो, व्हेन ए मेटल कंडक्टर कनेक्टेड टू लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज इज हीटेड, मतलब मीटर ब्रिज का लेफ्ट गैप पे हमने रखा मेटल कंडक्टर, यहाँ पे हमने मेटल कंडक्टर रखा, ठीक है, लेफ्ट गैप पे, इज हीटेड, देन द बैलेंसिंग पॉइंट। तो भैया इसको हीटिंग कर देंगे, हीटिंग कर देंगे तो रेजिस्टेंस, मान लो अभी बैलेंस्ड हुआ था यहाँ कहीं, बैलेंस्ड हुआ था, ठीक है भाई, बैलेंस्ड हुआ था। अब इसको हीटिंग कर दें, अगर इसको हीटिंग कर दें तो यहाँ इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। हीटिंग करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पता ही है तुम्हें, हीटिंग करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। और रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो, इसको तो हीटिंग किया नहीं, ये रेजिस्टेंस बॉक्स वाला है मान लो, तो इसका तो आपने नहीं किया है, आपने तो लेफ्ट हैंड वाला। व्हेन मेटल कंडक्टर कनेक्टेड टू द लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज इज हीटेड देन द बैलेंसिंग पॉइंट। तो अभी ये रेजिस्टेंस यहाँ था, अब ये बढ़ गया, तो बढ़ गया तो यहाँ भी बढ़ना चाहिए, तभी तो बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि यहाँ अपॉन यहाँ, तो ये तो उतना ही रह गया, ये वाला इंक्रीज हो गया, तो भाई इधर वाले को भी इंक्रीज होना होगा, इसलिए न्यू बैलेंस पॉइंट इधर हमें शिफ्ट करने पड़ेंगे ज़्यादा रेजिस्टेंस। पहले देखो भाई 2 ओम था, 2 ओम था तो ये मिडिल में था, अब 2 ओम है लेकिन ये 3 हो गया, तो अब मिडिल थोड़ी रहेगा, अब तो ये 3:2 में जाएगा, तो इसका मतलब अब ये इधर आ जाएगा सच डैट कि इधर हमारा 3R0 रह जाए और इधर हमारा R0 रह जाए, ये 2R0 हो जाए। तो 3:2 के रेशियो में अब आएगा, क्योंकि 3 ये रह गया, ये 2 का 2 ही है। तो ये रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इधर भी ज़्यादा रेजिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में चाहिए होगा, तो वो ज़्यादा तभी मिलेगा जब आप नल पॉइंट के लिए इधर शिफ्ट करेंगे, तभी मिलेगा। सो नल पॉइंट विल शिफ्ट राइटवर्ड, नल पॉइंट विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, होना चाहिए। देखो भाई इसका आंसर में क्या लिखा है, व्हेन मेटल वायर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, R1 इंक्रीजेज, R1 इधर है, इधर दिखाया हुआ ऊपर से लगा हुआ, हेंस L1 इंक्रीज करेगा, इसलिए ये इट विल शिफ्ट टू द राइट। चाहे इसको ऊपर दिखाओ चाहे नीचे दिखाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ और डाउट आए तो भैया इसके लिए तो आपको, अगर मंडे का क्लास आप वेट कर सकते हैं तो मंडे वाली